हाँ जी, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वृद्धि और विकास। उससे पहले हम बात कर लेते हैं जनरली साइकोलॉजी या मनोविज्ञान। अब इतना पढ़े हो, सीटेट में भी पढ़ाते हैं आप में से बहुत से बच्चे। तो बेटा इस शब्द की, ये जो विज्ञान है, मनोविज्ञान जो है, इसकी जो जर्नी रही है शुरू से लेकर के अभी तक, इससे आप भली भांति परिचित हैं। मैं फिर भी एक बार आपको याद कराता चलूं, ठीक है? क्लासेस से नोट्स जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है जी। देखो, मनोविज्ञान वो शास्त्र है जिसमें चित्त या मन, माइंड जिसको हम कहते हैं, उसकी वृत्तियों का अध्ययन होता है, ठीक है। साइकोलॉजी, इसकी उत्पत्ति बेसिकली एक यूनानी भाषा या ग्रीक भाषा का शब्द साइकी, साइकी का मतलब आत्मा, और लोगोस, लोगोस मतलब विज्ञान। लॉजी का मतलब होता है जब भी हम किसी चीज को बहुत ही प्लान्ड तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजी मींस स्टडी ऑफ सोल, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब यहां से ये इसकी यात्रा चली, धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आते गए, ठीक है जी। अब लोगों ने सवाल पूछा होगा, भाई हमारी सोल में और इसकी सोल में क्या फर्क है, हमारी सोल में और दीपशिखा की सोल में क्या फर्क है, ठीक है जी। तो कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर जब नहीं मिला होगा, तब हमेशा नए ज्ञान की खोज होती है। तो धीरे धीरे इसमें और लोग आते गए, फिर ये चेतना का ज्ञान बना, फिर ये मन का विज्ञान बना, ठीक है जी। फिर उसके बाद में आधुनिक समय आते आते ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड साइंस बना, ठीक है, जिसको कि हम कहते हैं स्टडी ऑफ बिहेवियर, क्योंकि व्यवहार है जिसको एविडेंस मान करके हम किसी के भी चेतना के बारे में, किसी की भी आत्मा कह लीजिए, किसी के भी व्यवहार कह लीजिए, किसी के भी मन कह लीजिए, उसको हम बहुत ही बेहद रोचक तरीके से, बेहद व्यावहारिक तरीके से और बहुत ही गूढ़ तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है बेटे? क्लियर है ये बात? ठीक है। हर्बर्ट क्या बोलता है कि भाई मनोविज्ञान अनुभववाद पर आधारित है, ठीक है जी, एक विश्लेषणात्मक। अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट, साइकोलॉजी इज अ साइंस विच इज बेस्ड ऑन एम्पिरिसिज्म, अनुभववाद पर आधारित है, ठीक है जी, एक एनालिटिकल साइंस है, ठीक है जी। और उन्होंने ये कहा कि भाई किस तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते गए, एक्सपेरिमेंट पर ध्यान आया कि भाई जो इसकी सबसे पहली प्रयोगशाला थी वो विलियम वुंट ने स्थापित करी, ये सब इसमें पूरा फलसफा है, ठीक है जी, ये सब पूरा नैरेटिव है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अब साइकोलॉजी या मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में दर्जा पाने में समर्थ हो चुका है, ठीक है। और इसकी जो स्टार्टिंग एज ए बिहेवियरल साइंस 19वीं शताब्दी के लेटर हाफ से स्टार्ट हुई, ठीक है जी, क्लियर। हम अपना विमर्श रखेंगे सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहली चीज, वाई, किस लिए एक टीचर पढ़ता है एजुकेशनल साइकोलॉजी? क्यों जरूरी है किसी भी अध्यापक के लिए किसी भी स्तर पर शैक्षिक मनोविज्ञान को समझना, या हम कहें कि भाई कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, वो हम समझें। तो सबसे पहली चीज, आपकी यूनिट का नाम ही है लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस। जरूरी किस लिए कि जो आपका लर्नर है उसके स्वभाव का ज्ञान आप कैसे जानेंगे, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैसे समझेंगे, उनकी डेवलपमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, जो विकासात्मक विशेषताएं हैं, उनको कैसे समझेंगे। जो बच्चों के समूह में असाधारण बच्चे हैं उनको कैसे मार्गदर्शन देंगे, आप चाइल्ड विद स्पेशल नीड को कैसे गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, करिकुलम या लर्निंग एक्सपीरियंसेस किस तरीके से आप प्रोवाइड करेंगे, पाठ्यचर्या का निर्माण कैसे होगा, ठीक है जी, शैक्षिक महत्व का अध्ययन कैसे करेंगे, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल कैसे करेंगे, बच्चे के व्यवहार को कैसे मॉडिफाई करेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे उस दिशा में ले जाएंगे जहां लेकर के जाना है, ठीक है जी। तो संवेगों का नियंत्रण, मानसिक स्वास्थ्य का ज्ञान, शिक्षा के स्वरूप को समझने में, शिक्षा के उद्देश्यों को समझने में, उसके प्रयोजनों का परिचय कैसे करेंगे, ठीक है।
शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्तित्व का निर्माण। तो व्यक्तित्व निर्माण की विधियां क्या हैं? हमारा इससे अगला टॉपिक जो है प्याजे के बाद व्यक्तित्व ही होने वाला है, पर्सनालिटी पढ़ना है, भर भर के सवाल आते हैं। ठीक है जी, क्या क्या सिद्धांत है, कैसे असेसमेंट किया जाता है। ठीक है, जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत हैं उनको और प्रभावी कैसे समझें। जब तक आपको प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग या जो विकास के जो सिद्धांत हैं वही समझ में नहीं आएंगे तो विकास कैसे कराएंगे। जो आपका लर्नर है उसका असेसमेंट, उसका मूल्यांकन। ठीक है जी, विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले जितने भी विषय हैं उसमें छात्रों की छात्राओं की योग्यताओं को जांचने में। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि भाई जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है, वी यूज द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, और द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी help a teacher in all activities of teaching and learning। शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली जो भी विधियां हैं या अध्यापक जो भी विधियां इस्तेमाल करता है, ठीक है जी, उनका ज्ञान प्राप्त होता है। क्लियर है? एक बेसिक नैरेटिव समझ में आया बेटे? आते हैं आपके टॉपिक के ऊपर। वृद्धि और विकास। प्याजे पूरा हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। प्याजे में हमको दो चीजें समझनी है, कॉग्निटिव प्रोसेसेस भी समझने और कॉग्निटिव स्टेज थ्योरी समझनी, दो हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे वृद्धि और विकास की, और वो भी बाल विकास या वृद्धि की। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या है? सामान्य बोलचाल की भाषा में जब हम वृद्धि और विकास की बात करते हैं तो अधिकतर एक ही मतलब होता है, लेकिन ये दोनों अपना अलग अलग महत्व रखते हैं, अलग अलग अपना वजन रखते हैं। ठीक है, अब क्या डिफरेंस है इनमें? ठीक है, किस लिए ये जरूरी है समझने? तो ये समझ लीजिए कि भाई वृद्धि का मतलब होता है एक तरीके से बढ़ना या फैलना। ठीक है, तो चाहे इंटरनल या एक्सटर्नल आप ऑर्गन्स की बात करें, ठीक है, किस तरीके के आप हड्डियों की संख्या की बात करें, आप शारीरिक रूप से जिन भी चीजों की बात कर रहे हैं, फंक्शनैलिटी नहीं, शारीरिक आकार की जब आप बात कर रहे हैं तो वो वृद्धि से रिलेटेड है, या अभिवृद्धि हम कहते हैं। वृद्धि या अभिवृद्धि शारीरिक रचना और शारीरिक परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। एक जैविक प्रक्रिया, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट हैपन्स इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सब में होती है, यूनिवर्सल प्रोसेस है। ठीक है, अब बहुत से ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट पहले स्टार्ट होता है और फिर वृद्धि होती है। ठीक है जी, वृद्धि, अब हम ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो जब हम कंसीव, ठीक है जी, जब कंसेप्शन होता है, गर्भाधान होता है, तो उसके लगभग 2 हफ्ते बाद में प्रारंभ हो जाती है और अमूमन 20 साल की उम्र तक आसपास चलती रहती है। ठीक है जी, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक या रचनात्मक होते हैं जो कि मैच्योरिटी तक जाते हैं। तो इनका डिफरेंस करते हैं जरा, इनके डिफरेंस से ही आपको इन सब चीजों का, देखिए वृद्धि का मतलब जिस भी चीज को नापा जाए या तोला जाए हम कहेंगे वृद्धि है। ठीक है, या अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग जनरली शरीर और शरीर के अंगों के भार और आकार में वृद्धि के लिए किया जाता है। ठीक है जी, ये हुई वृद्धि। चलिए एक बार विकास भी समझ लेते हैं यहीं पर ही। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब है, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो हम बात कर रहे हैं जो मसल्स हैं, जो मसल मैच्योरिटी है, उसकी वजह से जो फंक्शनैलिटी है। 2 साल के बच्चे जिनका वजन भी बराबर है, हाइट भी बराबर है, जरूरी नहीं कि वो एक ही काम को सेम समय तक करते रहें। 20 साल के बच्चे जो सेम हाइट के हैं, सेम वेट के हैं, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सीढ़ियां बराबर चढ़ पाए। समझ रहे हैं? ये है विकास से रिलेटेड। इसमें आपका ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट आपका और माइक्रो, ठीक है जी, तो सूक्ष्म और स्थूल दोनों, ठीक है जी, वो चीजें उनकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है। तो कहने का मतलब क्या है, विकास एक बहुत ही, अब इसमें सामाजिक विकास भी आता है, आपका संवेगात्मक विकास भी आता है, फिजिकल डेवलपमेंट है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, आपका
कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, ठीक है जी, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी चीजें। मतलब विकास जो है वो परिपक्वता और पोषण जैसी अवधारणाओं का जो मिला जुला अर्थ है उसमें हम इसको समझते हैं बेटे। जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये सब तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम विकास की बात करें तो विकास एक ऐसी परिवर्तन श्रृंखला की अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, वॉर्म टू टॉम चलने वाली प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच डील्स विद जाइगोट टिल डेथ। क्लियर है चीज। प्राणी में होने वाली प्रगतिशील परिवर्तन जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित कर रहे हैं, ग्रोथ इसका एक पार्ट है डेवलपमेंट। तो जो विकास की प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत एक क्रम में चलती है और प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी प्रक्रियाओं पर पड़ता है। लेट्स मेक ए डिफरेंशिएशन ऑफ दीज, क्योंकि आप अधिकतर कई किताबें भी ऐसी हैं, पाठक वगैरह की किताब पढ़ रहे होगे, तो वो जो पहले पार्ट में लिख रहा है दूसरे में उसी की काट करता है, ठीक है बेटे। यहां पर मैं लेता हूं ग्रोथ और यहां पर मैं लेता हूं डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन ये है, वृद्धि जो है गर्भाधान से लेकर के, ठीक है जी, और कहां तक चलती है? कहां तक चलती है? मैच्योरिटी तक चलती है, ठीक है जी, या गर्भावस्था से लेकर के मैच्योरिटी तक चलती है, ठीक है, टिल मैच्योरिटी। मतलब कि परिपक्वता, ठीक है। डेवलपमेंट पर आइए। डेवलपमेंट बेसिकली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है जी, जीवन पर्यंत चलने वाली। कहने का मतलब क्या है कि ये एक अवस्था पर आकर के रुक जाएगी और वो जीवन पर्यंत चलेगा, ठीक है। इसका बेसिस क्या है? क्यों आकार बढ़ क्यों रहा है? कि भाई इसकी जो प्रकृति है वो सेलुलर और स्ट्रक्चरल बेसिस है उसका, मतलब कोशिकाओं का विभाजन हो रहा है, इसकी वजह से वृद्धि हो रही है। तो इसकी प्रकृति जो है वो कोशिकीय है, सेलुलर है। इसकी इसकी फंक्शनल है, ऑर्गेनाइजेशनल और फंक्शनल है। इसकी प्रकृति एक सांगठनिक और क्रियात्मक होती है, ठीक, ऑर्गेनाइजेशनल एंड फंक्शनल, ठीक है जी। संगठन किस चीज का? संगठन इस चीज का कि इसके अलग अलग आयाम हैं। इसी में आपका फिजिकल डेवलपमेंट है, आपका मोटर डेवलपमेंट है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। और ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ये सांगठनिक और क्रियात्मकता इसके अंदर होती है। इसलिए अगर किसी का वृद्धि पक्ष भी अगर कम रह जाता है तो हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं कि उसका विकास नहीं रुकता है। ये एग्जाम की लाइन है। अब मेरे को ये बताओ, विकास की प्रक्रिया पहले शुरू होती है, वृद्धि की प्रक्रिया पहले शुरू होती है? विकास की प्रक्रिया पहले शुरू होती है, वृद्धि की प्रक्रिया बाद में शुरू होती है, ठीक है जी। ये कंफ्यूजन निकाल दें दिमाग से। वृद्धि के दौरान होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं वो परिमाणात्मक होते हैं। बोले तो क्वांटिटेटिव, इसमें आ जाइए। अब आप अगर मंगल की किताब पढ़ेंगे, मंगल इस पॉइंट को एकदम ऐसे कंफ्यूज कर देता है। मंगल इसको क्वांटिटेटिव, इसको सिर्फ क्वालिटेटिव कहता है। लेकिन आप सोचो, विकास का मतलब हम किसी की पर्सनालिटी
को मापते हैं, आकलन करते हैं उसका, मतलब उसमें गुणवत्ता, गुणात्मक चीजें भी हैं, उसमें परिमाणात्मक चीजें भी हैं, दोनों हैं विकास के अंदर। यहां पर क्वांट प्लस क्वालिटेटिव दोनों। ठीक है जी। ग्रोथ, डेवलपमेंट। वृद्धि में जितने भी परिवर्तन होते हैं वो रचनात्मक होते हैं, कंस्ट्रक्टिव होते हैं, ये भी समझ लें। रचनात्मक कहने का मतलब चीजें आकार में सिकुड़ेंगी नहीं। ठीक है जी। अब आप ये कहें कि जी मैं जिम चली गई और फिर मैं देखो पतली हो गई, तो वो कोई वृद्धि नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ मोटापा है, वो टेम्परेरी फेज है। समझ रहे हैं? तो वृद्धि में होने वाले जितने परिवर्तन हैं वो कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक होते हैं, धनात्मक होते हैं, हम यही कहेंगे। विकास की क्रिया में रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों हो सकते हैं बेटा। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों तरीके के परिवर्तन हो सकते हैं। अगर सही दिशा ना दी जाए तो विकासात्मक विनाशात्मक दोनों चीजें हो सकती हैं। पुतिंदर का विकास देखा कैसे चल रहा पिछले एक हफ्ते से, पुतिन। ठीक है जी। अब आगे आइए, आगे देखिए। वृद्धि का क्रम, वृद्धि में जो क्रम है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को किधर की तरफ लेके जाएगा? वृद्धावस्था की ओर लेकर के जाएगा। वृद्धावस्था की ओर। विकास, विकास जो है नहीं, जवानी की तरफ तो वो भी नहीं लेके जाएगा, वो लेकर के जाएगा उसके लिए, वो लेके जाएगा मेच्योरिटी की तरफ, परिपक्वावस्था। क्यों कह रहा हूं ये बात? ऋतिक रोशन की पिक्चर देखी थी, उसका शरीर कितना बड़ा था, लेकिन वो, उसकी परिपक्वता तो नहीं हुई थी इसकी। ठीक है, बाकी के बच्चे छोटे थे शरीर में, उम्र में भी कम थे, लेकिन उसके मुकाबले उनकी परिपक्वता ज्यादा थी। तो जो ऑब्जेक्टिव है आपके इसका डेवलपमेंट का, वो किधर चल रहा है? मेच्योरिटी की तरफ। और मेच्योरिटी भी कैसी? अगर हम लैंग्वेज की, मोटर डेवलपमेंट की, फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फिजिकल मेच्योरिटी, अगर हम इमोशनल की बात कर रहे हैं तो इमोशनल मेच्योरिटी, सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो सोशल मेच्योरिटी। समझ में आ रही है बेटे चीज? उस सेंस में मेच्योरिटी की बात करी जा रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी चीज? अब देखिए, वृद्धि एक बहुत ही नॉर्मल, ग्रोथ जो है एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। ठीक है जी। और ना तो इसका कोई निश्चित क्रम है और ना ही कोई निश्चित दिशा है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है। ना तो कोई निश्चित क्रम नहीं है, निश्चित क्रम नहीं है, और ना ही कोई निश्चित दिशा। ये ध्यान रखेंगे। अब इसको याद कैसे रखेंगे? वो जो थी तनु वेट्स मनु में, वो पहली वाली मूवी में, वो क्या बोलती है उसके काउंसलर के पास जाकर के कि देखो ये आदमी अदरक की तरह बढ़ रहा है। अब अदरक के बढ़ने का कोई क्रम है? कोई निश्चित दिशा है? कई बार हमारी जरूरी नहीं है कि हमारी बॉडी एकदम प्रोपोर्शनेट हो। आप समझ रहे हैं? बहुत से लोगों का लोअर हाफ, तो वो भी तो ह्यूमन बीइंग ही है, बहुत से लोगों का अपर हाफ छोटा होता है। ठीक है जी, क्लियर है इतनी चीज? विकास में निश्चित क्रम रहता है, हमारे पास तो प्रिंसिपल है, निश्चित क्रम का सिद्धांत है। विकास की दिशा का सिद्धांत है, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें निश्चित क्रम भी है और इसमें बेटे दिशा भी है। ध्यान रखेंगे, ठीक है? ये एक, क्या बोलते हैं उसको, नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब संकीर्ण। संकीर्ण क्यों? क्योंकि बहुत छोटा सा उसका अपना, अगर ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट है तो इसमें ये फिजिकल, ये वृद्धि का इतना इसमें योगदान है। विकास बहुत ही व्यापक प्रक्रिया है, अभिवृद्धि जो है वो इसी के अंदर है, ब्रॉड कॉन्सेप्ट है बेटे। ठीक है जी। परिपक्वता नैरो क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी जब पहुंचेगा बच्चा फिजिकल मैच्योरिटी पर, तब ये मैक्सिमम होती है। ये बाहर से ही पता चल सकता है, बाहर से ही, मतलब एक्सटर्नल। आप में से कुछ बच्चे जब पिछले साल पढ़ रहे थे
तो मौलिक हमारे यहाँ आता था शायद, ठीक है नहीं? तो दूर से ही देखने से ही पता चल जाता है कि भाई बच्चा बड़ा हो रहा है, वृद्धि हो रही है उसकी। लेकिन पिछले 2 साल में घर से ही पढ़ाई कर करके बच्चों की मेच्योरिटी देखिए, क्या अलग अलग नए रंग की मेच्योरिटी आई है बच्चों में, है ना? समझ रहे हो? तो ये जो है ये तब पता चलेगा जब उसको ऑब्जर्व करोगे, जब उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करोगे। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। अब सिर्फ इंटरनल पे नहीं रुक जाना है, क्यों? क्योंकि वृद्धि इसका भाग है, तो सिर्फ हर किताब में सिर्फ इंटरनल लिखा है, लेकिन इंटरनल और एक्सटर्नल बेटा दोनों लिखिए। समझ में आई चीज? हाँ, इसको हम लीनियर कह सकते हैं, रेखीय कह सकते हैं, इसको हम वर्तुल कह सकते हैं, स्पाइरल कह सकते हैं। लेकिन ये भी स्पाइरल क्यों है, इसके ऊपर अभी चर्चा करेंगे। बात करी कि भाई दोनों में फर्क क्या है। विकास हमें पता चल गया, बहुत ही डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, बोथ टाइप ऑफ चेंजेस आर इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके के परिवर्तन इसमें शामिल हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट से संबंधित है सारी चीजें। अब आप बात करें शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की, सामाजिक विकास की, संवेगात्मक विकास की, भाषाई विकास की, ठीक है जी? तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे का जो विकास है वो बर्थ से पहले से ही शुरू हो जाता है, ठीक है जी? क्लियर है? अब जैसे विकास का मतलब क्या हुआ कि भाई विकास अगर हो रहा, डेवलपमेंट अगर हो रहा है, तो हम उस व्यक्ति में कुछ योग्यताएं जन्म लेती हुई देखेंगे, कुछ क्षमताएं जन्म लेती हुई देखेंगे, मानसिक शक्तियां, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक विशेषताएं, ये सब का उसमें समावेश होता रहेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है जी, क्लियर? चलिए अब जरा हम समझते हैं कि भाई हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। हेडिंग डाल लें, प्रिंसिपल्स ऑफ के डेवलपमेंट के अलग अलग। मैं अगर यहीं पर, चलिए एक बार आपको, अगर हम फिजिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो फिजिकल डेवलपमेंट में यहां पर हम उसकी फंक्शनैलिटी की बात कर रहे हैं। पहले एक बार इसके डायमेंशन फिर से समझ लें। हम बात कर रहे हैं फंक्शनैलिटी की, कि भाई 40-45 साल के हम हैं, 45 साल का आदमी हमारे पड़ोस में रहता है, ठीक है, हमसे चला नहीं जाता और वो भाग रहा है, फंक्शनैलिटी, ठीक है जी? मोटर डेवलपमेंट किस चीज से, गतिक मोटर डेवलपमेंट किस चीज से डील करता है? मोटर डेवलपमेंट, अगर आप ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का मतलब जहां बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है, बड़ी मसल्स का यूज होता है, जैसे हेलीकॉप्टर शॉट मारता है धोनी, साइकिल चला रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, बड़ी मांसपेशियां, ठीक है जी, ग्रॉस। और फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब क्या है? फाइन मोटर डेवलपमेंट का मतलब है कि जहां पर आप सूक्ष्म, बहुत ही हल्का सा कुछ, वो जैसे वीवीएस लक्ष्मण बैटिंग करता था, ग्लांस किया, चौका निकल के पता नहीं कहां से। समझ रहे हैं कि नहीं? क्रोसिया का काम कर रहे हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे हैं, सुई में धागा डाल रहे हैं, ठीक है जी, इसकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड। अब बेटे सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सोशल, सामाजिक विकास का मतलब होता है कि आप सामाजिक प्रत्याशाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं, ठीक है जी? अगर आप सामाजिक प्रत्याशाओं के हिसाब से काम नहीं कर रहे, सोशल एक्सपेक्टेशन, सोशल नॉर्म्स के हिसाब से काम नहीं चल रहा। अब कहने को तो हम अगर ये कहें, अब कोई बच्चा ये कहे कि पिताजी नमस्ते, तो वो भी सही कर रहा है। लेकिन अगर वो ये कहे कि भाई मम्मी के हस्बैंड नमस्ते, तो कानूनी रूप से तो वो भी सही कह रहा है, लेकिन सामाजिक रूप से तो नहीं लग रहा ना, ठीक नहीं लग रहा। आप समझ रहे हैं? आप सबसे पहली रो में बैठे हुए, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम चल रहा है और आप ऐसी डकार मार रहे हैं भाई साहब कि मतलब पूरी लाइन आपको देख रही है, पीछे वाले भी देख रहे हैं। तो वो क्या है? सामाजिक प्रत्याशाओं के हिसाब से आपका व्यवहार नहीं है। अगर करते हैं तो सोशल डेवलपमेंट। समझ में आई चीज? बच्चा रिश्तेदारी में गया, वहां कैसे बिहेव कर रहा, बच्चे को डॉक्टर आ गया इंजेक्शन घर पे लगाने,
अब बच्चा ऐसे बुरी बुरी बक रहा है डॉक्टर को, समझ रहे हो कि नहीं, वो उसका सोशल डेवलपमेंट, समझ रहे हैं। अब जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं उर्दू में शऊर, तहजीब, अखलाक, ठीक है जी, इन चीजों के साथ में इन चीजों को इम्बाइब करना सोशल डेवलपमेंट है। अब आ जाइए कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल, कॉग्निशन का मतलब ही क्या है, संज्ञान, संज्ञान का मतलब ज्ञान के संग, दिमाग से किए जाने वाला काम, समझ में आई चीज, संज्ञान। अभी अगर तुम सब लोग यहां पर होते और कोई ये कहे कि भाई उस बच्चे को इनाम मिलेगा, उस बच्चे को इनाम मिलेगा जिसके जिसका रजिस्टर्ड साबुत मिलेगा, समझ रहे हो कि नहीं, जिस कॉपी पे लिख रहे हो। अब एक तो चीज ये है, व्यवहार क्या कहता, व्यवहार कहता बगल वाले का फाड़ दो, लेकिन संज्ञान का इस्तेमाल किया होता, दिमाग का इस्तेमाल किया होता तो वो इनाम सबको मिल सकता था, कोई किसी का नहीं फाड़ता। बात समझ में आई, ये इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या आ गया, इसमें आपका इंटेलिजेंस आ गया, क्रिएटिविटी आ गई, इसमें आपका इमेजिनेशन आ गया, इसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई, इसमें आपकी हाइपोथेटिकल थिंकिंग आ गई, इसमें डिडक्शन इंडक्शन सब कुछ आ गया बेटे। ये है उस चीज से रिलेटेड है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है जी, आप आ जाइए इमोशनल डेवलपमेंट पर। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या है, बैरन ने बोला इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब है सही समय पर सही व्यक्ति और सही मात्रा में आप अपने संवेग को खर्च करना सीख जाए, वो इमोशनल डेवलपमेंट है। इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब एट द राइट टाइम, राइट पर्सन, राइट क्वांटिटी, यू मस्ट लर्न टू यूज जुडिशियसली योर इमोशंस। समझ में आई चीज। आप मॉल के अंदर छोटे अपने बच्चे को भी नहीं डांट सकते हो, स्थान गलत है, समय गलत है, वो पता नहीं क्या कह दे तुमको, उसकी मां पता नहीं क्या तुमसे कह दे वहीं पर ही। फिर बात समझ में आई, कम शब्दों में समझो। मॉरल, मॉरल डेवलपमेंट क्या है, नैतिक विकास क्या कहता है, नैतिकता क्या है। भाई आप एक बात बताइए, आप में से अगर मैं आप में से ही आप ही लोगों से मैं अगर ये पूछूं कि हेलमेट क्यों लगा रहे हो, हेलमेट क्यों लगा रहे हो, तो आप में से बहुत सौ का जवाब ये होगा चालान से बचने के लिए, और बहुत सौ का जवाब ये होगा कि भाई हमसे जुड़ा हुआ एक परिवार है और हमारी सेफ्टी बहुत जरूरी है। ये है नैतिकता। नैतिकता बेसिकली आपके अंदर का व्यवहार और आपके बाहर के व्यवहार को एक समान करती है बेटे, समझ में आ गई चीज। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, इसीलिए समाज में अलग अलग भांति के लोग हैं, समझ में आई चीज। जो बाइडेन ने मरवा दिया यूक्रेन, ये उसकी नैतिकता है। पुतिंदर जो है उसकी अपनी नैतिकता है कि मैं अपने घर के सामने दुश्मन को नहीं आने दूंगा, और वो जो है जेलेंस्की साहब, उनकी अपनी नैतिकता है, वो कह रहे हैं इंडियंस को ट्रेन में मत चढ़ने दो नहीं तो हम पे और बम फटेंगे। ये है नैतिकता, समझ में आई चीज, ठीक है। और जो काम बाइडेन ने किया वही काम अभी कुछ लोग कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता रिजल्ट का रिवाइज होना, ठीक है। बाकी ये सब अपनी ब्रांडिंग हो रही है, कोई ना कोई टॉपिक चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, ठीक है ना, तो तुम इसमें से आगे की पढ़ाई को सीरियसली लो बेटे, ठीक है जी। हाँ जी, तो इतनी की चीजें क्लियर हो गई, अब मैं आगे चलूं, अब आगे चलता हूं, अब हम वापस आते हैं अपने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर। आ जाइए, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट समझते हैं जरा, कुछ सिद्धांत क्या हैं और क्या किस तरीके से चीजें आगे चलती हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है बेटे हमारे पास, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये जॉली बैरन की डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए बेटे देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। क्या मतलब है व्यक्तिगत भिन्नता का, देखिए हर एक व्यक्ति अलग होता है, इवन जो जायगोटिक ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं,
उनके भी फिंगरप्रिंट एकदम अलग अलग होते हैं। ठीक है जी। बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो उनकी व्यक्तिगत शक्तियों पर, उनकी व्यक्ति इंटरनल पावर्स पर, इंटरनल एबिलिटीज पर और अपॉर्चुनिटीज पर निर्भर करता है। समझ में आई चीज? अपॉर्चुनिटीज भी मैटर करती हैं। ठीक है जी। तो अब आप कहें कि जी जेनेटिक्स, वंशानुक्रम या वंशानुक्रमीय जितने भी प्रभाव हैं, उनसे भी एक चीज क्लियर हो चुकी है कि जुड़वा भाई बहन, जुड़वा भाई भाई, जुड़वा बहन बहन भी फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली डिफरेंसेस रखते हैं। ठीक है जी। इसलिए सेम एज के अलग अलग बच्चों में जो डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट का रेट, डेवलपमेंट की क्वालिटी, ये भी अलग अलग होगी बच्चों, ये भी अलग अलग होगी। अब हम इसको एजुकेशन में लेके आते हैं। अब हमको इसका क्या ध्यान रखना? अब हमको ये ध्यान रखना है कि हम अपनी जब शुरू करें पढ़ाना, तो हम किसी भी बच्चे को लिंग के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, उनके इंटरेस्ट के आधार पर, ठीक है जी, भाषा के आधार पर हम उनको आइसोलेट ना करें, सबको इंक्लूसिव करके चलें। ठीक है जी। व्यक्तिगत भिन्नता किस किस आधार पर हो सकती है बताओ? जीन्स के बेसिस पर हो सकती है, आईक्यू का डिफरेंस हो सकता है, पर्सनालिटी का डिफरेंस। अभी हम लोग इतने सारे क्लास में हैं, देखिए अभी हम लोग, मैं आपको बताऊं, 441 बच्चे अभी क्लास में है बेटा। ठीक है, और हमको भी मिला लो, 442 लोग हैं हम इस टाइम पर। ठीक है जी। हम लोगों में किस किस आधार पर, जी हम लोगों में किस किस आधार पर फर्क है? देखो, आईक्यू का फर्क है, आप में से बहुत सौ का हमसे भी ज्यादा होगा। ठीक है जी। पर्सनालिटी का फर्क है, हमारे इंटरेस्ट का फर्क है, हमारे अभिवृत्तियां जिनको कहते हैं, एप्टीट्यूड का फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है, कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कल्चरल डिफरेंसेस हैं कि नहीं है, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बेसिस पर है। ठीक है जी। पढ़ाई के, कॉग्निशन के डिफरेंसेस बहुत सारे हैं। समझ में आ रही चीज? लेकिन टीचर को, अब आप इसको टीचिंग प्रोसेस से जोड़ करके देखें, टीचर को जब हम लेकर के चलेंगे एज ए टीचर, टीचर के लिए वो पूरा समूह, इसमें बच्चों की अपनी CWSN है बच्चे। ठीक है जी। CWSN है, हमारी क्लास में भी CWSN है। ठीक है जी। तो सबको साध करके चलना, इसलिए इस सिद्धांत का ज्ञान टीचर को होना चाहिए। विकास के क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेट सीक्वेंस, सेट सीक्वेंस। सेट सीक्वेंस। ठीक है जी। सेट सीक्वेंस का क्या मतलब है? विकास के क्रम का क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब क्या है, आपने साइकोलॉजी में पहले अधिकतर क्रमिक सिद्धांत पढ़े हैं, है ना? आप एरिक्सन की थ्योरी को देखें तो वो 8 अवस्थाओं पर आधारित सिद्धांत है, 8 स्टेजेस, बहुत सारी। यू हैव स्टडीड मैनी स्टेज बेस्ड थ्योरीज। प्याजे की स्टेज थ्योरी है, ठीक है, एरिक्सन की है। ठीक है जी। उसके बाद साइको सेक्सुअल थ्योरी है, सिगमंड फ्राइड की। ठीक है जी। उसके अलावा और बहुत सारी आपने स्टेज बेस्ड थ्योरीज पढ़ी है। ठीक है। अब क्या बोलता है ये सिद्धांत? ये बोलता है कि भाई बच्चे का विकास व्यवस्थित और निश्चित क्रम में होता है, क्रम में होता है, सीक्वेंस में होता है। अब इसी को आप दिशा कह लीजिए, क्रम कह लीजिए। बहुत से जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस बात को प्रूव कर दिया है कि भाई बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भाषाई, सामाजिक, संवेगात्मक विकास अपने अपने निश्चित क्रम से होता है। अब फॉर एग्जाम्पल जो मोटर डेवलपमेंट है,
और लैंग्वेज डेवलपमेंट है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, मैंने आपको बताया। ठीक है, दोनों का विकास क्रम अधिकतर एक जैसा ही होता है। ठीक है जी। बच्चा जैसे रोना शुरू करता है सबसे पहले, धीरे 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 उसके बाद में सिंगल सिंगल अल्फाबेट्स बोलता है, अक्षर बोलने लग जाता है। फिर उसके बाद में उसमें मात्रा लगानी शुरू कर देता, पा मा दा। फिर उसके बाद में अलग अलग, वो उसका क्या है, एक सीक्वेंस है। अंडरस्टूड? सीक्वेंस है, ये ध्यान रखें। ठीक है, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो बेटे ये समझिए कि क्या जब पहली में ही बच्चा आया आपके पास तो आप उसको पहले ही दिन बोल देते हैं कि भाई प्रार्थना पत्र लिखिए, प्रार्थना पत्र लिखिए? नर्सरी क्लास में या कुछ भी सिखाए बिना आप ये बोलते हैं कि अपने मित्र को पत्र लिखिए, कोरोना से बचे, कैसे बचे? ये दोनों काम किस अवस्था के बच्चे को दिए जाएं? कम से कम 5वीं क्लास का, 5वीं जमात का बच्चा होगा उसको ये काम दिए जाएंगे। और कंडीशन ये है कि इससे पहले उसकी रीडिंग, राइटिंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, भाषा के ऊपर काम उसका हुआ होगा। पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। अब आप एक बात बताएं मेरे को जरा। ठीक है जी, बच्चे का पहला जन्मदिन है, बच्चे का पहला जन्मदिन है, फर्स्ट बर्थडे है बच्चे का। आप देखिए फर्स्ट बर्थडे पर अधिकतर अधिकतर पूरी दुनिया में पहले बर्थडे पर क्या क्या चीजें गिफ्ट में मिलती है? या तो कोई ऐसा खिलौना मिलेगा जिसमें प्रैम मिलेगी जिसमें वो टांग फंसा करके आगे चल सके, या उसको जॉनसन की किट दे देंगे, कुछ भी नहीं तो खिलौने देंगे तो उनमें एक समानता होगी। क्यों? क्योंकि मालूम है बच्चा 1 साल का है। ठीक है, ठीक, या उसको बुलेट दे देंगे खरीद करके असली वाली। ठीक, अब एक बात सुनो, 6 या 7 महीने का हुआ बच्चा, अब घर में एक चीज आ जाती है जिसको ग्राइप वाटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि, और एक आ जाता है टीथर, क्योंकि हमको मालूम है कि बच्चे के अब दांत निकलेंगे तो हमने उसकी जरूरत पूरी कर दी। आप लोग इस समय जिस भी कमरे में हैं, अभी उसमें एक मोबाइल या लैपटॉप होगा और कुछ किताबें होंगी। जैसे जैसे मई जून का महीना आएगा उस कमरे में किताबों की संख्या, फोटोकॉपीज की संख्या और नोट्स की संख्या बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और आपकी उस कमरे में रहने की जो घंटे वो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है जी, समझ में आ रही चीज? न्यूली मैरिड कपल, आप देखिए कमरे के अंदर खुशबू ही खुशबू, और आप ओल्ड एज देख लीजिए, वहां आपको क्या मिलेगा? आयोडेस्क मिलेगी, वो मिलेगी, वॉलनी मिलेगी, कुछ और जेल मिलेगा, कानों में लगाने की रुई मिलेगी। आप समझ रहे हैं? वाई आई एम टेलिंग यू, देयर इज ए देयर इज ए देयर इज ए सिक्वेंस। ह्यूमन बीइंग है, इंसान का बच्चा है तो पूरी जिंदगी एक सीक्वेंस है। वाई अ टीचर मस्ट नो दिस। बच्चा 7 महीने का था, 8 महीने का था तो हमने उसकी जरूरत पूरी कर दी। वो जरूरत क्या? उसकी जरूरत के हिसाब से हमने उसका क्या बना दिया? हमने उसका सिलेबस बना दिया, हमने उसका सिलेबस बना दिया। ठीक है जी। बच्चा 5 साल का हो गया, अब हमने उसको कुछ और सिलेबस बना दिया, करिकुलम। बच्चा कब डिफरेंशिएशन, कब इंटीग्रेशन सीखेगा ये हमने बता दिया कि भाई 15 साल का हो जाएगा, 11वीं में आएगा तब वो dy/dx निकालना सीखेगा, तब वो इंटीग्रेट करना सीखेगा। समझ में आ रही चीज? हर चीज जो पढ़ते हो उसको रिलेट करिए, तब पेपर में कुछ कर पाओगे, नहीं तो बेटा ये इधर से सुन के इधर से निकाल दोगे। क्रम का सिद्धांत कहां हेल्प करता है? एक टीचर की हेल्प करता है करिकुलम में, एक टीचर की हेल्प करता है लर्निंग एक्सपीरियंसेस, अधिगम अनुभव का निर्माण करने में। देख लीजिए, आप बच्चे को पहली क्लास में ये नहीं कह देते लिख के दिखाओ किंग कर्तव्य विमूढ़, नहीं,
वो कुछ और सोचेगा तुम्हारे बारे में। आप बच्चे को सिखाते हैं बेटा ऐसे पड़ी लाइन खींचो, पड़ी लाइन खींचो, फिर खड़ी लाइन खींचो, फिर सोई हुई लाइन खींचो। अब बच्चे कैसे समझते हैं? बच्चे कहते हैं इसको स्टैंडिंग लाइन, इसको कहते हैं स्लीपिंग लाइन। उसके बाद में आप उनको एच सिखाते हैं बनाना। डन। इसमें अप्लाई हो रहा है तुम्हारा सीक्वेंस। चलिए भाई नेक्स्ट पर आइए। थर्ड है म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन का प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। समझे जरा इसको। अब ऐसे लिख करके आता, आप तो कहेंगे हमने पढ़ा ही नहीं कभी है। परस्पर संबंध का सिद्धांत क्या है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन? देखिए बच्चे का विकास हमेशा इंटीग्रेटेड रहता है, इसी को आप प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से भी पढ़ते हैं, लेकिन वो तो आपको ध्यान है इस तरीके से एग्जाम में आ रहा है। इंटीग्रेटेड रहता है बच्चे, विकास के अलग अलग डायमेंशंस होते हैं, अभी बताए। फिजिकल हुआ, मेंटल हुआ, कॉग्निटिव हुआ, संवेगात्मक हुआ, सामाजिक हुआ, हर एक पक्ष में अलग अलग अंगों, अलग अलग शक्तियों का विकास होता है, लेकिन ये सभी तरीके के विकास किसी एक केंद्रीय शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। समझ में आई चीज? अब बच्चे के विकास में परस्पर संबंध होता है। बहुत से साइकोलॉजिस्ट ने स्टडीज करी और उनसे क्लियर किया कि भाई बच्चे में सभी तरीके के विकास साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले बच्चा ढांचे की तरह बहुत लंबा होगा फिर उसके बाद में इधर को बढ़ेगा। नो, ऐसा नहीं है पहले कॉग्निटिव कॉग्निटिव होगा फिर उसके बाद में उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ठीक है। अब उनके गुणों में अंतर न होकर सिर्फ मात्रा का अंतर रहता है, इसलिए विकास के जितने भी सिद्धांत हैं वो परस्पर आपस में जुड़े हुए हैं। डन। फोर्थ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब सेम इसी तरीके से अब आप यहां पर लेकर के आते हैं, आप अरविंदो पढ़ते हैं, कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन। बीएड में नई चीजें देखिए आप, इंटर रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स का इंटर रिलेशन। आप मैथमेटिक्स में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है जी। आप हॉट्स कराते हैं, हायर एबिलिटी, हायर, ठीक है जी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पर आइए। निरंतर विकास का सिद्धांत। क्या मतलब है निरंतर विकास के सिद्धांत का? भाई सीधा सा एक लाइन में तो यही है कि भाई विकास सतत प्रक्रिया है, अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। कभी कभी तेज हो जाती है, कभी कभी धीमी हो जाती है, मध्यम हो जाती है, लेकिन रुकती नहीं है। ठीक है जी। और विभिन्न अवस्थाओं में विकास होता रहता है, कभी धीमा, तेज या सामान्य रहता है, अलग अलग स्तरों पर और पहलुओं पर निर्भर करता है। स्किनर ने भी कहा है कि भाई विकास की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उनमें निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई भी परिवर्तन रातों रात नहीं हो जाता। समझ लिए? लगातार चलता है। अब क्या करें? हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, हम इसलिए पढ़ रहे हैं बेटे कि ये है बच्चे का घर, ठीक है जी, होम, ठीक। और ये है बच्चे का स्कूल, मल्टी स्टोरी स्कूल। बच्चा 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल में रहा, 1:30 बजे आकर के अगले दिन 7:30 बजे तक घर पे रहा। ये तो अपने संज्ञानात्मक विकास के लिए स्कूल आया, लेकिन घर पे तो इसका संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल हो ही नहीं रहा। तो ये कंटिन्यूटी कैसे रही? ये है बच्चे का घर और ये है विद्यालय। घर से क्या मिलता है बच्चे को, ये बताओ? फ्रीडम, फ्रीडम मिल रही है, आजादी मिल रही है घर पर, है ना। यहां क्या मिल रहा है? यहां पर उसको हम ये मान के चलते हैं ज्ञान मिल रहा है, मान के चलते हैं, ठीक है। आइडियल सिचुएशन ये है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि यहां पर भी फ्रीडम मिले और यहां पर भी ज्ञान मिले? ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है जी। नाउ
फ्रीडम तो बहुत से कानूनों ने दे दी, आरटीई ने, इन सब ने दे दी। हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहां पर भी ज्ञान मिले। अब सपोज करिए यहां पर बच्चे हैं और टीचर ये पूछ रही है कि भाई सुनो मेरी बात सारे बच्चे ध्यान से, कल को हम पढ़ेंगे मिक्सेबिलिटी का टॉपिक, कल को हम पढ़ेंगे मिक्सचर, ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आप घर पे जाएंगे आज, और घर में जितनी भी चीजें हैं आप देखेंगे कौन कौन सी पानी में घुलती है, कौन सी पानी में नहीं घुलती है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा चीजें नोट करके लाएगा उसको इनाम मिलेगा। बच्चे के लिए उसकी मैडम भगवान होती है, खासतौर से छोटे बच्चे के लिए। आप देखना 10 बच्चे 20 बच्चे जरूर सबसे पहले बस्ता फेंकेंगे, घर में जो होगा नमक डाल के घोल के देखेगा, चीनी घोल के देखेगा, कुछ और घोल के देखेगा, लकड़ी का काम हो रहा है तो बुरादा घोल के देखेगा, मम्मी का पाउडर घोल के देखेगा, सब कुछ घोल के देखेगा, मिट्टी डाल के देखेगा, क्योंकि उसको अगले दिन बताना है। यू आर टीचिंग मैथमेटिक्स, आप बच्चों को बोलिए कल हम शेप्स पढ़ाएंगे, कल हम पढ़ेंगे क्यूब क्या होता है, क्यूबॉइड क्या होता है, अंडरस्टूड। और घर में जितनी भी चीजें हैं नोट करके लाना, कौन सी क्यूब की तरह दिखती, कौन सी क्यूबॉइड की तरह दिखती है, सारे डब्बे खंगाल लेगा, दीवान भी लिखेगा, डबल बेड भी लिखेगा, लैपटॉप भी लिखेगा, ठीक है जी, एसी को भी देखेगा, ये घन है घनाब है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू सो मच। आपने बच्चे को, आपने इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए, आपने इसमें क्या डाल दिया, आपने इसमें डाल दी एक चीज जिसको हम कहते हैं मसाला, वो है जिज्ञासा। जिज्ञासा वो है क्यूरियोसिटी। होमवर्क भी नहीं डाला बेटे, होमवर्क आजकल माँ बाप करते हैं रात के 2 बजे तक इंटरनेट से डाउनलोड कर करके, ठीक है जी। हमने उसमें जिज्ञासा डाली है, सिर्फ क्यूरियोसिटी डाली है। क्यूरियोसिटी इज द राइट वर्ड। तो एज ए टीचर ये जो प्रिंसिपल है, बताइए कितना काम का प्रिंसिपल है भाई, और एक लाइन में निपटा के चल रहे हो तुम कि हाँ जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यही सुने हैं। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। डायरेक्शन विकास की दिशा का सिद्धांत क्या मतलब है? आपने इसमें 2 चीजें पढ़ी हैं। 2 चीजें क्या पढ़ी हैं कि भाई एक तो पढ़ा है सिफेलो कॉडल, और दूसरा आपने पढ़ा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। सिफेलोकॉडल ये कहता है कि भाई सिर से लेकर के नीचे की तरफ को विकास की दिशा होती है, तो वो प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन हो गया। प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या कहता है कि नजदीक से लेकर के दूर की तरफ पहले बीच का विकास होगा, फिर उसके बाद में आगे धीरे 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 इधर को बढ़ेगा, ठीक है। बच्चे का विकास, शारीरिक विकास दिशा में निश्चित रहता है। गत्यात्मक विकास और शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है। एक दिशा शारीरिक विकास सिर से पैरों की तरफ, इसी को शीर्ष पुच्छ क्रम विकास बोल देते हैं, सिफेलोकॉडल बोल देते हैं बेटे। सिर से पैर की दिशा वो क्रम है जिसमें सबसे तेज गति से विकास होता है, ठीक है जी। निकट दूरस्थ क्रम प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया। स्पाइनल कॉर्ड के आसपास का विकास पहले होता है, और उसके बाद में बच्चा कैसे कैसे देखो सिर उठाना कोशिश करता है, फिर उसके बाद में हाथ पैर, फिर उसके बाद कोहली की तरह उंगलियों पर नचाता है, फिर बॉल पकड़ लेता, कैच पकड़ लेता, समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। दिशा इसी तरीके से, अब देखो आप, सबसे पहले ही बच्चा मुंडी हिलाने की कोशिश करता है, ठीक है जी। होता नहीं होता ये बात अलग है। 3 महीने पर अपने नेत्रों की गति पर नियंत्रण सीखता था, 6ठे महीने पर हाथ की गति पर नियंत्रण सीख जाता है, 9वें महीने में बैठना सीख जाता है पैदा होने के बाद। 1 वर्ष में बैठना, चलना, घिसटना, घुटने चलना, ये सब करना शुरू हो जाता है। 1 वर्ष के बाद में खड़ा होना, पैरों पे नियंत्रण, सहारे से खड़ा होना, 18 महीने में खुद चलना सीख जाता। ये क्या है? ये पूरी डायरेक्शन है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, पेपर 1 में आपने मैक्सिम्स पढ़े होंगे, आपने शिक्षण के सूत्र पढ़े होंगे बेटे, शिक्षण के सूत्र पढ़े होंगे। वो सारे सूत्र, चाहे आप जनरल टू स्पेसिफिक करें, चाहे आप अननोन टू या नोन टू अननोन करें, चाहे आप इजी टू डिफिकल्ट करें, क्या इनमें डायरेक्शन नहीं लग रही है? इसमें भी तो डायरेक्शन लग रही है, जितने भी मैक्सिम्स हैं। समझ में आई चीज?
प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न देखिए, एक समान प्रजाति में, एक रेस में, अब बंदर का बच्चा और इंसान के बच्चे का कंपैरिजन नहीं हो सकता, ठीक है। हाथी के बच्चे का अलग पैटर्न है, लेकिन इंसान चाहे चीन में पैदा हुआ हो, रशिया में पैदा हुआ हो, यूक्रेन में पैदा हुआ हो, अंटार्कटिका में पैदा हुआ हो, उसका शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक विकास एक समान रूप से होता है। हरलॉक ने क्या कहा, ईबी हरलॉक ने क्या कहा है कि भाई हर एक ऑर्गेनिज्म, एवरी ऑर्गेनिज्म, ईदर एनिमल, ईदर ह्यूमन बीइंग, दे फॉलो देयर ओन रेस द डेवलपमेंट, मतलब उनकी अपनी ही जाति के अनुसार विकास के प्रतिमान का अनुगमन होता है। डन, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, ठीक है। अब एक और प्रिंसिपल यहीं पे समझ लीजिए, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट, विकास की अलग अलग गति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेट ऑफ डेवलपमेंट। विकास की अलग अलग गति कह लीजिए, यहीं पर आएगा स्पाइरल, ठीक है जी। विकास की गति एक जैसी नहीं होती। अगर हम डेवलपमेंट का ग्राफ खींचें एज को लेकर के, तो बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, नहीं होगा स्ट्रेट लाइन, आप समझ रहे हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के विकास की गति में भिन्नता विकास के पूरे समय एक जैसी रहती है, ठीक है जी। क्लियर है इतनी चीज। कई बार कुछ स्टेजेस में डेवलपमेंट स्लो होगा, कुछ स्टेजेस में डेवलपमेंट बहुत फास्ट होगा, कुछ स्टेजेस में, कहने का मतलब क्या है, आप इसको इस तरीके से समझिए कि लाइफ की अलग अलग स्टेजेस में आप ही से वो काम कराया जाए तो आप उसको अलग अलग डिफिकल्टी से करेंगे। समझ में आ गई चीज। बचपन में आप स्विमिंग अगर सीखते तो उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होता, अभी आपको स्विमिंग सिखाई जाए तो उसका डिफिकल्टी लेवल अलग है, इतना सा फर्क है। इस तरीके से इसको समझें, इसी को बोलते हैं हम वर्तुल, ठीक है। जैसे आपने लर्निंग प्लेटो, लर्निंग कर्व देखा होगा ना, एस शेप कर्व कर्व बनता है, ठीक। ये उसी का और एडवांस रूप है, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू पर्टिकुलर। क्या क्या मतलब है भाई, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का, विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। सबसे पहले आप देखें, बच्चा नीचे लेट रहा है, ऊपर आप उसके झूमर चल रहा है या ऊपर से कोई खिलौना पकड़ाते हैं तो उसको पूरा ऐसे करके पकड़ने की कोशिश करता है, वो पूरे शरीर से। छोटा बच्चा भी अगर आप बॉल उसकी तरफ फेंकते हैं तो पूरे शरीर से उसको पकड़ना, पहले वो सामान्य प्रतिक्रियाएं करता है, ठीक है जी। और सामान्य से शुरू होते 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 जब वो एक्सपर्ट हो जाता है तो फिर वो उल्टे हाथ से भी कैच कर लेता, ठीक है जी। पूरे शरीर को हिलाना डुलाना शुरू करता है, बाद में हाथ पैरों की उंगलियों को, संवेगों को प्रकट करता हुआ। क्लियर है ये चीज। बच्चा पहले सिर और शरीर के जो मेन मुख्य भाग हैं उनका संचालन करता है, बाद में फाइन मोटर डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट बहुत सी बुक्स में आपको मिल जाएगा। टोटल डेवलपमेंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट बेटे, सर्वांगीण विकास, ठीक है, जिसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक सभी तरीके के, ऑल फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, मॉरल, लिंग्विस्टिक, ऑल डेवलपमेंट, वो हमने कर ही लिया। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत, कि भाई बच्चा पहले अपने अंगों को पूरा चलाता है और उसके भागों को चलाता है, फिर एक साथ अलग अलग करके अलग अलग तरीके से चलाता है, ठीक है जी। हाथ को पूरा चलाएगा, उंगलियों को चलाएगा, फिर दोनों को एक साथ चलाता है, इंटीग्रेट कर लेता है। टीचिंग में इसको कर लीजिए आप। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट,
इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चे का विकास उसकी हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों पर निर्भर करता है। अब एग्जाम में इसको हम बोलते हैं प्रकृति और पोषण विवाद, नेचर नर्चर डिबेट, नेचर एंड नर्चर डिबेट। तो किसी का भी जो व्यक्तित्व है या कोई भी बच्चे का विकास वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की इंटरेक्शन का एक नतीजा है, उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया का एक परिणाम है। द एबिलिटीज ऑफ द चाइल्ड वंशानुक्रम से भी और उसके जो विकास का वातावरण है उससे भी निर्भर होती हैं। समझ में आई चीज? लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आप कितने भी जेनेटिकली ब्लेस्ड हो, जरूरी नहीं है कि बिना उस एनवायरनमेंट के आप सिर्फ जेनेटिक्स के बेसिस पर उसी योग्यता में सफल हो जाएंगे जिसमें माँ बाप हैं या जिसमें दादा दादी है, जिसमें कुछ और। आपको इफ यू आर जेनेटिकली ब्लेस्ड इवन देन आपको वो एनवायरनमेंट देना पड़ेगा जिसमें तब करके वो बच्चा निकले, तब जाकर के कुछ ऐसा करेगा। समझ में आई चीज? सो बोथ आर इंपॉर्टेंट। अब बहुत से महानुभाव इसमें इंटेलेक्चुअल एक्रोबैटिक करने लगते हैं कि भाई 30%, 70%, 60%, 40%, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मोगली ध्यान है तुमको, जंगल बुक का हीरो, इंसान का बच्चा, वातावरण उसका बदल गया, अब बताओ क्या करोगे? अब उसको सांप की भाषा समझ में आती, सबकी भाषा समझ में आती। और ये तो वो था, अभी कुछ दिन पहले तो ऐसी खबर ही आई थी भाई 2019 में या 20 में कि ऐसी बच्ची मिली है जो चौपाई चलती है, जंगल से ही मिली है। एनवायरमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड द इंटरैक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट उसका परिणाम है। ठीक है जी? तो शिशु की जितनी क्षमताएं हैं वो वंशानुक्रम से और उनके विकास जो है वो वातावरण से निश्चित होता है। स्किनर भी ये बोलता है कि भाई हेरिडिटी उन सीमाओं का, उन डिलिमिटेशंस का निर्धारण करती है जिससे आगे बच्चे का विकास नहीं किया जा सकता। ये कोटेशन मेरी नहीं है, ये कोटेशन स्किनर साहब की है। इसलिए बच्चे का आने वाला विकास, उसका भावी विकास उसके वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया पर निर्भर करेगा बेटे। म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन कहिए, यही म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन ही अपने आप में प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन है। प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिकेशन यही है आपके जो यूपीएचईएससी में आया था। ठीक है जी? अब आप देखिए, चलिए अब आज की क्लास पर एक छोटा सा विमर्श और करते हैं। आपको क्या लगता है कि जितने भी डायमेंशन, आपको क्या लगता है कि हमारी जो व्यवस्था रही है शिक्षा की, भारतीय व्यवस्था, अभी जो आप बच्चे, नए बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या हम या आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, क्या आज के जैसे टाइम में क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था बच्चे का सांवेगिक विकास कर पा रही है? हमारे समय में नहीं कर रही थी। बताइए, आज की डेट में हम कितनी बातें, हम कितना कहते हैं, कोटेशन लगाते हैं, अकेले आईक्यू से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारा ईक्यू बढ़िया नहीं है, जब तक ईक्यू बढ़िया नहीं है, इमोशनल कोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस। हाँ, लेकिन क्या शिक्षा व्यवस्था उसकी वो कर रही है? माना अभी एनईपी के इंप्लीमेंटेशन पर बेंगलोर में मीटिंग हुई भाई। ठीक है जी? और सबसे बड़ा मेन कंसर्न ये था कि मेंटल हेल्थ के ऊपर कैसे फोकस किया जाए। अब बात आई कि भाई कहानियां डालिए, ये डालिए, वो डालिए। हमारा एक ही कहना ये था कि भाई कहानियां तो आप एक बात बताओ, 5वीं की आप में से जो लोग सेंट्रल स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या यूपी बोर्ड में भी बेसिक में पढ़ा रहे हैं, ईदगाह कहानी तो तुमने भी पढ़ी होगी। ईदगाह अभी भी किताब में है। फर्क ये नहीं पड़ रहा है कि किताब सिलेबस में क्या चीज है क्या नहीं है, फर्क पड़ रहा है टीचर कैसे पढ़ा रहा है उसको। अंडरस्टूड? बात यह है बेटे कि किस तरीके से आप अगली अवस्था में पहुंचे, अगली अवस्था में पहुंच करके आप फिर से क्या कर रहे हैं, एक तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहे हैं अपने उसमें। समझ में आ रही चीज? द होल जर्नी ऑफ डेवलपमेंट इज
बेस्ड ऑन मॉडिफिकेशन। चलिए भाई, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।